इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ ने शायद ये बात कही होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इश्क और जंग में सब जायज है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो लोग भी सच्चे और अच्छे होते जो कि अपनी शक्ति के दंभ में, घमंड में, अहंकार में किसी देश के तानाशाह होकर किसी दूसरे देश पर, छोटे देश पर वार करते। और वो लोग भी सच्चे और अच्छे होते जो कि प्यार में, इश्क में कोई लड़की नहीं मान रही है या लड़का नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती उसका प्यार हासिल करने की कोशिश करते, उस पर एसिड फेंकते, उसकी जान ले लेते, उसको गोलियों से भून देते। लेकिन ऐसा नहीं है। इश्क और जंग में सब कुछ जायज नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे बेवकूफ जो कि अपने प्यार के लिए उस इंसान की कुर्बानी दे देते हैं जो कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। और फिर जो वो पछताते हैं, ऐसे खून के आंसू रोते हैं, अपने आप से गिला करते हैं, जिंदगी के एक एक पल में 100 बार मरने की तमन्ना करते हैं कि बस कुदरत भी उनकी बदनसीबी के आगे हंसने लगती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जिसमें एक इंसान ने उस इंसान को अपने से दूर कर दिया जो कि उसको सबसे ज्यादा चाहता था। जी हां साथियों, वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन समझ नहीं पाई वो औरत जिसने अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया जो कि उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। आज की कहानी संबंध रखती है साथियों आगरा से। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। शुरुआत इसकी इस तरीके से होती है कि कुछ इसी महीने की 27 अगस्त की वो रात थी, या आप कह सकते हैं सुबह थी। 5 बजे तड़के एक घर से गोली के चलने की आवाज आती है। उस गोली के चलने की आवाज के साथ साथ एक औरत के बहुत तेज चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। पड़ोसी, जो कि कुछ पड़ोसी अधकच्ची नींद में थे, कुछ पड़ोसी टहल रहे थे, वो लोग जब देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, गोली चलने की आवाजें आ रही हैं, तो सब लोग इकट्ठे होके जाते हैं उस घर में और देखते हैं कि उस घर का मालिक सुमेर सिंह उर्फ बॉबी, जो कि टेंट का बिजनेस करता था और पूरे पड़ोसियों के बीच में अच्छा खासा शरीफ बंदा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने किसने उसके सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बाजू में उसकी पत्नी बैठे रो रही थी, विलाप कर रही थी, चीखें मार रही थी। सब लोग उस औरत से पूछ रहे थे, जिसका नाम प्रीति है, उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति को किसने मारा, कौन था वो, तुमने किसी को देखा या नहीं देखा। वो औरत प्रीति रोए जा रही थी। 3 बच्चे जिसमें 2 लड़कियां, 1 लड़का था, वो भी अपनी मां के साथ रोए जा रहे थे। आनंद फानंद में ये पुलिस का केस था तो पुलिस को बुलवाया गया। शाहगंज थाना क्षेत्र से पुलिस एसपी प्रोटोकॉल शिवराम यादव वहां पर पहुंचते हैं और वो पहुंच के देखते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, फॉरेंसिक टीम के साथ आते हैं और डॉग स्क्वाड के साथ भी आते हैं कि किसी को पकड़ा जा सके। और वो पूछते हैं औरत से कि भाई किसने तुम्हारे पति को मार दिया, कौन था, तुमने किसी को देखा। बीवी बस रोए जा रही थी, चीखें मार रही थी, चित्कार मार रही थी, किसी की नहीं सुन रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा तिबारा चौबारा पूछा तो रोते रोते बोले, इंस्पेक्टर साहब हमारे पति को तो पड़ोसियों ने ही मार दिया। सब लोग सुनते हैं, पड़ोसियों ने मार दिया, कौन है ऐसा पड़ोसी इसने मार दिया। लेकिन वो आगे बोलती है पत्नी अपने बयान में कि अंकित और स्वप्निल 2 लड़के हैं जिन्होंने हमारे पति की सुबह 5 बजे तड़के गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा सुनते हैं सारे पड़ोसी लोग, पुलिस वाले, तो सब लोग बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं। सब लोगों से पुलिस बारी बारी से पूछती है कि भाई कौन है ये, आप जानते हैं, पड़ोसियों से पूछते कौन है ये अंकित, कौन है स्वप्निल। तो सारे पड़ोसी पूरी तरीके से खफा थे उस अंकित से और स्वप्निल से। ये दोनों लड़के उस जो मोहल्ले में थे पूरी तरीके से बदनाम थे, आती जाती लड़कियों को छेड़ने के मामले में, किसी का भी हाथ पकड़ लेते थे, किसी के भी सीने पे हाथ रख लेते थे, यानी बदतमीज लड़के थे, पूरी तरीके से बर्बाद लड़के थे। जब पुलिस को पता चली एक और खास बात कि कुछ दिन पहले इन्हीं अंकित और स्वप्निल से इन्हीं बॉबी की, जो कि अभी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था और उन दोनों ने बॉबी को देख लेने की, जान से मार देने की धमकी तक दे दी थी। तब तो पुलिस नाव देखती है ना ताव, सीधे जाती है अंकित और स्वप्निल के घर में। दोनों आराम की नींद ले रहे थे, अभी भी सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन उनको पकड़ लेती है, उनको पकड़ के मार मार के पीट पीट के थाने पहुंचा देती। यहाँ पुलिस जिसके सामने इस केस की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ थी, इंतजार किया जा रहा था तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, वो भी कुछ घंटों में आई जाती है और इस बात की पूरी तरीके से तसल्ली हो जाती है, यह बात साबित हो जाती है कि बॉबी उर्फ सुमेर सिंह को सर पर
नजदीक से गोली मारने के कारण ही उनकी मौत हुई है। अब वो जो दो लड़के जिन्होंने इस बॉबी को धमकी दी थी, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के भी थे, लड़कियों को छेड़ते थे और कहीं भी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे, गुस्से में आके शायद उन्होंने ही इसको मार दिया है, पुलिस ने ऐसा समझा और केस की फाइल को बंद करने ही वाले थे। लेकिन एक चीज जो शिवराम सिंह यादव के अंदर बहुत तेज खटक रही थी, ऐसा क्यों है कि एक आदमी को मारने के बाद ये दोनों अपने घर में ही थे, यानी कि आप कह सकते चंद कदमों की दूरी थी इन दोनों के बीच में, और अपने घर में मारने के बाद आराम से सो रहे थे। पुलिस ने बहुत मारा इन दोनों को कि तुमने क्यों कत्ल किया। ये दोनों बार बार कहे जा रहे थे हमने कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, हमें छोड़ दीजिए, हमने माना कि उससे झगड़ा किया था, भाभी जी को थोड़ा छेड़ लिया था, लेकिन हमने उनको नहीं मारा है। पुलिस ये सुनती है झगड़ा किया था, छेड़ लिया था, पूछती है इस बाबत तो बताते हैं। जो स्वप्न तो बताता है इंस्पेक्टर साहब, वो भाभी को कुछ दिन पहले मैंने छेड़ दिया था, हाथ पकड़ लिया था, तो उनके हस्बैंड को बुरा लग गया, तो इसीलिए उससे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया और हमने थोड़ा धमका दिया, लेकिन हमने नहीं मारा है उसको। पुलिस जब ये सुनती है, पुलिस को तसल्ली हो भी रही थी, नहीं भी हो रही थी, लेकिन शिवराम सिंह यादव थे जो अब भी कुछ न कुछ इस केस में और तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि साथियों ऐसा नहीं होता है कि जिसका कोई अपना मरा हो, अगर वो गवाही दे कि भाई मेरे बेटे को या मेरी माँ को या मेरे पिता को या मेरे पति को इस बंदे ने मारा है, तो उनकी गवाही मान्य नहीं कही जाती है। बहुत सारे और सबूत भी चाहिए होते हैं, और वो सारे सबूत जो थे अभी तक पुलिस को नहीं मिल पा रहे थे। इतनी देर में एक ऐसा सबूत, एक ऐसा शक का सबूत पुलिस के हाथ में लगता है, जिससे पुलिस की जो आंखें थी वो कुछ हद तक खुल जाती है, क्योंकि इस बॉबी का छोटा भाई धीरज वो अंतिम संस्कार में कहीं पर भी मौजूद नहीं था। सारे सगे संबंधी आए हुए थे उस समय, लेकिन ये धीरज कहीं पर भी मौजूद नहीं था। छोटा भाई था धीरज, सगा छोटा भाई, खून के रिश्ते वाला छोटा भाई, लेकिन वो अंतिम संस्कार में नहीं था। पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि ये जो धीरज है ये दिल्ली में गया हुआ है नौकरी की तलाश में। पुलिस पहुंचती है दिल्ली में तो देखती है कि इसके तो दोनों पैर टूटे हुए हैं। वो बोलता है इंस्पेक्टर साहब मुझे पता चला, भाभी ने मुझे बताया कि भैया की डेथ हो गई, लेकिन मैं क्या करता, आप तो देख ही रहे हो मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं। बुरी हालत में था धीरज, दोनों पैर टूटे हुए थे उसके, लेकिन पुलिस को उसके यहाँ से कोई ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को थोड़ा बहुत विश्वास हो गया कि दोनों पैर टूटे हैं, कैसे बेचारा गरीब है, कैसे ओला और यूबर करके अपने भाई के पास आएगा, तो पुलिस को शक नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन एक और सुराग मिलता है पुलिस को। वो जब धीरज की कॉल डिटेल निकालती है और प्रीति की कॉल डिटेल निकालती है, जो कि दोनों में देवर और भाभी का रिश्ता था, तब साथियों असली गुत्थी खुलती है। ये जो देवर था वो ये बात बार बार दोहरा रहा था कि मैं दिल्ली में आया हुआ हूं एक नौकरी की तलाश करने के लिए, मैं बस से गिर गया था, मेरी दोनों टांगे टूट गई, पैर टूट गए, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन इसकी जो फोन की लोकेशन थी वो भाभी के पास, अपने ही घर में, भैया के पास, अपने ही घर के आसपास थी, उसी घर में थी। अब पुलिस को एक और सबूत मिल चुका था जो कि साफ साफ धीरज की तरफ इशारा कर रहा था कि ये कातिल हो सकता है। उतनी ही देर में पुलिस को एक और सीसीटीवी कैमरे की एक ऐसी फुटेज मिलती है जिससे पुलिस 100% यकीन कर लेती है कि इस बारे में, अपने भाई के कत्ल के बारे में, ये धीरज बहुत कुछ जानता है। एक सीसीटीवी फुटेज ऐसी मिलती है जिसमें एक आदमी लंगड़ाता हुआ नहीं, जमीन पे रेंगता जा रहा है, और कोई भी इंसान उसको रात के अंधेरे में, जो कि पूरी तरीके से नकाब पोछता, उसको पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो रेंगता हुआ आदमी जो कि सबसे अनजान है, और यहाँ पे ये छोटा भाई जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, तो वो कातिल जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, क्यों नहीं वो धीरज हो सकता है। उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट भी वहीं पे मिल रही है। तो पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है धीरज से, और आखिरकार धीरज जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। धीरज बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब भाभी का किया धरा है। क्या भाभी का किया धरा है? जी हाँ साथियों, अब लेडी पुलिस जाती है, गिरफ्त में लेती है भाभी को, प्रीति को, और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब भाभी अपने सारे राज उगलती है। प्रीति अपने बयान में ये बताती है कि हमारे पति बॉबी हमसे अच्छी तरीके से प्यार करते थे, रहते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में जब हमारा सामना इनके छोटे भाई से हुआ, देवर से हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में प्यार पनपने लगा। अपने पति को छोड़कर मैं अपने देवर के साथ गलत काम करने लगी।
हालांकि इस मामले की शुरुआत तो देवर ने ही की थी, क्योंकि प्रीति जो थी वो खूबसूरत लड़की थी और इस काम की शुरुआत, इस गंदे काम की शुरुआत देवर ने की थी। लेकिन बाद में दोनों लोग मिलजुल कर इस काम को करने लगे। लेकिन एक दिन जब देवर और भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया उसके बड़े भाई ने, बॉबी ने, तो बहुत धमकाया, बहुत मारा अपने छोटे भाई को और बोल दिया कि आज के बाद इस घर के आसपास में तू नहीं दिखेगा। हालांकि छोटा भाई चला गया था, लेकिन जो बीवी थी उससे अपने देवर की लत नहीं छूट रही थी, तो उसने अपने देवर को फोन किया कि हमें अपने पति को रास्ते से हटाना है। उसी बीच ये जो स्वप्निल थे और अंकित थे, इन दोनों ने एक बार प्रीति का हाथ पकड़ लिया सरेआम, क्योंकि वो वैसे ही मनचले आशिक की तरह, रोमियो की तरह गलियों में घूमते रहते थे। अब प्रीति के सामने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, गहरी चाल उसने चली कि सरेआम सबके सामने इन दोनों ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी है। और इसीलिए उसने ये प्लान रचा कि एक रात उसने बुलाया अपने देवर को बंदूक के साथ कि तुम आ जाओ और मेरे पति को मार देना, सारा इल्जाम लगा देंगे इस अंकित और स्वप्निल के ऊपर। लेकिन एक भूल हो गई। उन लोगों ने बड़ी अच्छी साजिश रची, बड़े अच्छे तरीके से बंदूक का इंतजाम किया और बॉबी को मार भी दिया। लेकिन मारने के बाद यहां जब बीबी चिल्लाए जा रही थी मेरे पति को मार दिया, मार दिया, मार दिया, इतनी देर में जो छोटा भाई था जो कि असली कातिल था, वो उस घर से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। वो छत से भागने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए उसने अपना बेल्ट निकाला और उसको एक टीवी के स्टैंड पे उसने अपनी बेल्ट को बांधा, कुछ और रस्सियों बांधी, कुछ साड़ियां बांधी और छत के रास्ते से निकल रहा था। लेकिन अचानक एक रस्सी खुल गई और वो बंदा ऊपर से 2 मंजिल से नीचे गिर गया, दोनों पैर पूरी तरीके से टूट गए। और उसके बाद वो बंदा लड़खड़ाते लड़खड़ाते बिल्कुल रेंगते रेंगते जमीन पे, क्योंकि वो असली कातिल था, उसे डर था कि एक तरफ ये सीन चल रहा है कि मेरी जो भाभी है, जो कि मेरी प्रेमिका है, वो पड़ोसियों को बुला रही, सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रही है और यहां पे मुझे इस घर से भागना ही होगा, तो कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं। तो जल्दबाजी में वो जब रस्सियां खुल गई, वो गिर गया, उसके दोनों पैर टूट गए। यहां से भाग के पहले वो पहुंचा एक ई रिक्शा वाले के पास, उसने उससे मदद मांगी, ई रिक्शा वाले ने बस स्टैंड पे पहुंचाया और बस स्टैंड सीधा वो बंदा दिल्ली पहुंच गया था। तो साथियों, इस तरीके से इस षड्यंत्र का पटाक्षेप हुआ। 2 निर्दोष लोग, हालांकि वो निर्दोष थे लेकिन पूरी तरीके से छटे हुए गुंडे थे, उनको अपनी गुंडई की जो मारपीट पुलिस की तरफ से मिली, मेरे हिसाब से उनको अब सुधर जाना चाहिए। और वो प्रीति जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, एक बेटा था, एक प्यारा सा पति था, लेकिन उसने बेवकूफी की। इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, शायद वो यही सोचती होगी कि मेरी जो लत है, जवानी है, वो मेरा देवर अच्छी तरीके से उसको संतुष्ट कर सकता है, पति को रास्ते से हटा दिया जाए, और यही चाल उस पर भारी पड़ी। कहते हैं कि कातिल चाहे जितना दिमाग लगा ले, लेकिन पुलिस के पास एक नहीं 1000 रास्ते होते हैं उसको ढूंढ निकालने के। और आज के दौर में हालात ये है कि देवर और भाभी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। वो 3 मासूम बेचारे बच्चे, वो आज अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं। साथियों, हमारा ये सच्ची घटनाएं सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि आपको परेशान करें या आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारे समाज में रिश्तों की आजकल कोई कद्र नहीं रह गई है, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना, जताना, दिखाना चाहते हैं कि दूसरा इंसान धोखे करके गिर रहा है, गलतियां करके पुलिस की गिरफ्त में है। तो आप अगर ऐसा गलती करने की सोच भी रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इन गलतियों करने की सोच रहे हैं, तो उनको आगाह कर दीजिए कि कोई भी क्राइम हो उससे आप बच नहीं सकते हैं। अगर आपको क्राइम दिखाने वाला ये शो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, और इस वीडियो को, इस कहानी को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए। अगली नई सच्ची घटना के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।